तो अब हम आ चुके हैं पार्ट 3 पर और आज की कहानी में हमें पता चलेगा कि ये वायरस कहाँ से आया है। अब वो लोग जिन्होंने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले वो आप जाके देखे, वरना आपको कुछ ज्यादा समझ नहीं आएगा। तो आते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में कुछ लोग बायो हैजर्ड सूट्स पहने किसी घर में होते हैं। इस घर की फैमिली में वही वायरस फैल चुका है जिसे हमने पहले और सेकंड पार्ट में देखा था। इस फैमिली में 3 लोग होते हैं जिसमें 2 तो मर चुके हैं, यानी कि माँ और बच्चा। लेकिन हैरानी वाली बात है कि इस वायरस का असर एक आदमी पर नहीं हुआ जो कि इनका फादर और हस्बैंड है, यानी कि पोर्टर। ये सूट वाले आदमी दरअसल साइंटिस्ट होते हैं और किसी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं और ये पोर्टर को पकड़ के अपने साथ ले जाते हैं। ये पोर्टर को एक आइलैंड पर ले जाते हैं जहाँ इनकी सीक्रेट लेबोरेटरी होती है। यहाँ डॉक्टर एडवर्ड नाम का एक साइंटिस्ट आता है और वो पोर्टर को पेशेंट 0 कहकर बुलाता है, यानी कि वो इंसान जिसके अंदर सबसे पहले इस वायरस के सिम्टम्स दिखते हैं वही पेशेंट 0 होता है। एग्जाम्पल के लिए कोरोना वायरस को ही ले लो, वो इंसान जिसमें सबसे पहले कोरोना वायरस के सिम्टम्स मिले थे वही पेशेंट 0 होगा। आगे कहानी में हम समझ पाते हैं कि पोर्टर की फैमिली को ये बीमारी कहीं बाहर से नहीं लगी है, बल्कि पोर्टर की वजह से ये बीमारी उनमें लगी है, क्योंकि ये वायरस पोर्टर से ही फैल रहा है, क्योंकि उसके खून में ये वायरस मौजूद है। पर पोर्टर पर इस वायरस का असर नहीं होता क्योंकि वो इम्यून है और बस यही जानने के लिए पोर्टर को यहाँ पर पकड़ के लाया गया है। इन्होंने 2 महीने से पोर्टर को यहाँ जबरदस्ती रखा हुआ है, पर ये रिसर्च नहीं कर पा रहे क्योंकि पोर्टर कोऑपरेट नहीं कर रहा है। पोर्टर अपनी फैमिली से मिलने के लिए बार बार इन्हें बोलता है और वो अपने बेटे के बारे में पूछ रहा होता है तो डॉक्टर एडवर्ड कहता है कि तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं है पर तुम्हारी वाइफ बच गई है और अगर तुमने हमारा साथ दिया तो हम तुम्हें कुछ टाइम में यहाँ से छोड़ देंगे। हमें वहाँ पर 2 फीमेल साइंटिस्ट भी दिखाई जाती है, यानी कि कमीला और ब्रिजेट। यहाँ ब्रिजेट से एक चूक हो जाती है, दरअसल उससे गलती से एक पिंजरा खुल जाता है जिसमें चूहा होता है और हम देख पाते हैं कि वो चूहा कहीं पर भाग जाता है और ये बात आपको याद रखनी है। आगे एडवर्ड पोर्टर से कहता है तुम्हारी वाइफ जानती है कि तुम यहाँ पर हो और ये भी कि तुम्हारा बच्चा अब नहीं रहा। ऐसे ही फिर कुछ दिन बीतते हैं, हमें कमीला और पोर्टर के बीच एक बॉन्डिंग देखने को मिलती है क्योंकि पोर्टर सिर्फ कमीला की ही बात सुनता है। कमीला तो चाहती है कि वो पोर्टर को यहाँ से आजाद कर दे पर वो मजबूर है और कमीला ये भी नहीं बता पाती कि दरअसल पोर्टर की वाइफ मर गई है ना कि जिंदा है। डॉक्टर एडवर्ड बस अपना काम निकलवाने के लिए पोर्टर से झूठ कह रहा है। कमीला की रिसर्च बताती है इस वायरस का ही अपना एक ब्रेन है और इसका एक एम है कि ये किसी भी लिविंग थिंग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन एडवर्ड को तो बस सनक चढ़ी है इस वायरस का क्योर बनाने का और खूब सारा पैसा कमाने का। एडवर्ड के कहने पर कुछ साइंटिस्ट पोर्टर के पास जाते हैं, वहीं हम पोर्टर को कैमरों से छुपकर अपने खून के साथ कुछ करते हुए देखते हैं और इस चीज को भी आपको याद रखना है। तभी वो साइंटिस्ट यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन पोर्टर अपना खून उनमें से एक पर लगा देता है जिससे कि वो साइंटिस्ट इन्फेक्टेड हो जाता है। अब हमें कुछ फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं, यानी कि केट, मार्कस, डॉब का भाई जॉश और जॉश की गर्लफ्रेंड पेनी। दरअसल केट और मार्कस शादी कर रहे हैं, इसीलिए सब बैचलर पार्टी के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये सभी एक बोट पर चले जाते हैं, पर हमें दिखाया जाता है कि केट इनके साथ नहीं जाती। ये सभी उसी आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर वो लेबोरेटरी होती है। रास्ते में पेनी मार्कस को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पर मार्कस मना कर देता है क्योंकि वो केट से शादी कर रहा है। दरअसल स्कूल टाइम से ही मार्कस पेनी को पसंद करता था और फिर इनका आपस में रिलेशनशिप भी डेवलप हुआ था। लेकिन फिर मार्कस की लाइफ में केट आती है जिसके बाद सब कुछ बदल गया और फिर पेनी और मार्कस के बीच कुछ भी वैसा नहीं रहा। खैर ये सभी आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और यहाँ आते ही पेनी और जोश तो स्विमिंग के लिए चले जाते हैं, लेकिन स्विमिंग के दौरान ये नोटिस करते हैं कि यहाँ एक भी सी एनिमल नहीं है। पर आगे इन्हें बहुत सारे सी एनिमल्स की सड़ी हुई बॉडीज दिखती है और इसका कारण डेफिनेटली वो वायरस है। ऐसा लगता है कि किसी तरह से ये वायरस उस लेबोरेटरी से बाहर आकर समुद्र में फैल रहा है। खैर पेनी और जोश बाहर आ जाते हैं। पेनी के शरीर पर वही रैशेस आने लगते हैं जो कि वायरस के टच में आने से हो जाता है और उसके नाक से कुछ खून भी निकलता है और यहाँ हम समझ जाते हैं कि पेनी भी इन्फेक्टेड हो चुकी है और क्योंकि पेनी भी इन्फेक्टेड हुई है तो जोश भी हो जाएगा क्योंकि उसने भी उस पानी में स्विमिंग किया है। खैर हमें लेबोरेटरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक साइंटिस्ट एक सीरम तैयार करता है और वो इसका इस्तेमाल उसी साइंटिस्ट पर करेगा जिसे पोर्टर ने इन्फेक्ट कर दिया है। यहाँ इस साइंटिस्ट के साथ ब्रिजेट भी होती है और क्योंकि बाकी साइंटिस्ट यहाँ पर नहीं होते इसीलिए वो ब्रिजेट को अपने साथ ले जाता है, पर इनके पास एक ही बायो हैजर्ड सूट होता है इसलिए वो साइंटिस्ट खुद तो पहन लेता है पर ब्रिजेट को ऐसे ही अपने साथ ले जाता है और यही ब्रिजेट की सबसे बड़ी गलती साबित होती है क्योंकि वो पेशेंट
ब्रिजेट पर खून की उल्टी कर देता है, जिससे ब्रिजेट भी इन्फेक्टेड हो जाती है और इस गुस्से में ब्रिजेट उस साइंटिस्ट को उसी इन्फेक्टेड साइंटिस्ट के साथ लॉक कर देती है। वहीं पेनी जोश को इन्फेक्शन के निशान दिखाती है। जोश कहता है ये कोई एलर्जी होगी और फिर इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, पर उसी दौरान जोश का मुंह खून से भर जाता है। अब ये मत पूछना आप कि उसका मुंह ही खून से क्यों भरा। खैर तभी पेनी खून की जबरदस्त उल्टी जोश पर कर देती है। ये देखकर जोश डर जाता है और वो टेंट से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पर मार्कस और डॉब आ जाते हैं और वो जोश को खून में सना देख कर पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। जोश कहता है शायद पेनी बीमार है और उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। इसके बाद डॉब और मार्कस काफी ट्राई करते हैं फोन और रेडियो का, लेकिन वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि फोन और रेडियो इस आइलैंड पर काम नहीं कर रहे। तभी मार्कस कहता है कि जब डॉब और मैं जंगल में घूम रहे थे तब मैंने कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ देखा, यानी कि इस आइलैंड पर कोई रहता है। मार्कस की बात मानकर डॉब मार्कस के साथ उसी स्ट्रक्चर वाली जगह को ढूंढने निकल पड़ता है और जोश और पेनी साथ में होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जोश के शरीर पर भी वही निशान होते हैं जो कि पेनी की बॉडी पर बन गए हैं और जोश समझ जाता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया है, यानी कि वो बीमार हो गया है जैसे कि पेनी हो चुकी है। जोश को लगता है कि ये पेनी की वजह से हुआ है, इसलिए वो टेंट से बाहर आ जाता है और पेनी को उससे दूर रहने के लिए कहता है। जोश डर कर फिर से रेडियो का इस्तेमाल करता है। तभी उस आवाज आती है कि मैं डॉक्टर एडवर्ड बोल रहा हूँ जो कि इस आइलैंड में है। जोश को लगता है कि ये उसकी मदद कर सकता है, इसीलिए जोश तुरंत ही मार्कस और डॉब को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं मार्कस को वो लैब मिल जाती है और ये दोनों किसी तरह से उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। ये दोनों देखते हैं कि ये लैब पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। डॉब और मार्कस लेबोरेटरी के और अंदर जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक कुल्हाड़ी मिलती है और अपनी सुरक्षा के लिए वो इस कुल्हाड़ी को अपने साथ ले लेते हैं। तभी आगे इन्हें एक आदमी मिलता है जिसकी बॉडी बुरी तरह से सड़ चुकी है और वो इनके पीछे पड़ जाता है। ये उससे भागने की कोशिश करते हैं, जिस चक्कर में ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, पर मार्कस उस कुल्हाड़ी की हेल्प से उस आदमी को मार देता है। इन्हें आगे और भी बॉडीज दिखती हैं जो कि बुरी तरह से सड़ चुकी हैं। तभी डॉब को एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है जिसके हाथ में गन होती है और वो डॉब पर गोली चलाने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो गोली चलाता है उसका हाथ टूटकर उसी के मुंह में घुस जाता है। आपको तो पता ही होगा कि इस वायरस के कारण पूरी बॉडी सड़ जाती है और यही कारण था कि जैसे इसने फायर किया इसका हाथ टूटकर इसी के मुंह में घुस गया। खैर डॉब इसमें बच जाता है, पर वो मार्कस से गुस्सा होता है कि उसने उसको अकेला क्यों छोड़ा। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जोश भी आ जाता है और फिर ये तीनों मिल जाते हैं, लेकिन जोश की हालत देखकर डॉब समझ जाता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया है क्योंकि वो उसी की तरह दिख रहा है जैसे कि यहाँ पर वो सिक्योरिटी गार्ड था। खैर जोश बताता है कि उसने डॉक्टर एडवर्ड नाम के आदमी की आवाज सुनी जो कि इसी आइलैंड में है, यानी कि वो इस लेबोरेटरी में ही होगा। खैर डॉब वो सिक्योरिटी गार्ड की गन अपने साथ ले लेता है और ये तीनों निकल पड़ते हैं डॉक्टर एडवर्ड को ढूंढने। तभी इन्हें मिलती हैं वही दोनों साइंटिस्ट यानी कि कमीला और ब्रिजेट। कमीला इनको बताती है इस वायरस के बारे में कि कैसे ये यहीं से फैला है और इसके क्या क्या नुकसान है। वो ये भी बताती है कि ब्रिजेट भी इन्फेक्टेड है, लेकिन ब्रिजेट इस बात से इनकार करने लगती है। तभी कमीला कहती है कि तुम अपना मास्क उतारो और जैसे ही वो उतारती है तो हम देख पाते हैं कि उसका मुंह किसी स्कल के तरह होता है। खैर गन पॉइंट पे मार्कस इनसे कहता है कि वो इन्हें डॉक्टर एडवर्ड के पास ले चले। इसके बाद ये दोनों इन्हें डॉक्टर एडवर्ड के पास ले जाती हैं। हम डॉक्टर एडवर्ड्स को तो देखते ही हैं, साथ में हम पोर्टर को भी देखते हैं। दरअसल पूरी लैब में यही लोग होते हैं जो कि सरवाइव कर पाए हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये वायरस इस लैब में फैला कैसे, क्योंकि जब हमने पहले देखा था तब तो सब कुछ ठीक था। खैर ये मैं आपको एंड में बताऊंगा क्योंकि यही तो इस मूवी का ट्विस्ट है। यहाँ पोर्टर कहता है कि डॉक्टर एडवर्ड्स की बात मत मानना क्योंकि इसी की वजह से ये वायरस यहाँ पर फैला है और बाहर भी इसी की वजह से फैल रहा है। पोर्टर मार्कस और बाकी को कन्विंस कर लेता है कि डॉक्टर हरामी है और इसकी बात मत मानना। मार्कस कहता है कि हमारे पास एक छोटी शिप है जिसके थ्रू हम यहाँ से निकल सकते हैं, पर कमीला कहती है कि हम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि हमें इस लैब को उड़ाना होगा। हालांकि मार्कस कहता है कि बाद में हम आर्मी को भेज देंगे, लेकिन कमीला कहती है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है और हमें ये अभी करना होगा। लेकिन दिक्कत वाली बात है कि इसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऐसी जगह पर है जहाँ पर काफी वायरस फैल चुका है, इसलिए पोर्टर इनके साथ जाता है क्योंकि पोर्टर इम्यून है। मार्कस डॉब को कहता है कि वो गन पॉइंट पर डॉक्टर एडवर्ड को बीच पर ले चले और हम पीछे ही आते हैं। डॉब ऐसा ही करता है और वो डॉक्टर को यहाँ से ले जाता है, पर रास्ते में डॉब देखता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। डॉक्टर एडवर्ड इसका फायदा उठाकर वो कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस वायरस के बारे
बारे में जानता हूँ। और डॉब को अपनी बातों में फंसाकर वो उससे गन छीन कर उसको मार देता है। वहीं जोश को दिखाया जाता है जो कि कमीला को लेकर बीच पर जा रहा होता है, जैसे डॉब उस डॉक्टर को ले जा रहा था। पर यहाँ कमीला भी जोश को मार देती है क्योंकि जोश की बॉडी बुरी तरह से सड़ चुकी थी और इसी का फायदा उठाकर वो उसे मार देती है और वो सीधा पहुंच जाती है बीच पर। और बीच पर होती है पेनी। पेनी देखती है कि कोई उसकी बोट को ले जा रहा है एंड फिर इन दोनों के बीच होती है एक जबरदस्त लड़ाई जो कि इस फिल्म का काफी खतरनाक सीन था। सच कहूं तो देखने में मजा आ गया। इसी बीच हमें लेबोरेटरी में दिखाया जाता है कि पोर्टर की हेल्प से इन्होंने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर दिया है और फिर तुरंत ही ये बीच के पास आते हैं। पर रास्ते में इन्हें डॉब और जोश की बॉडी मिलती है। इस चीज से मार्कस को काफी गुस्सा आता है। वहीं बीच पर पेनी और ब्रिजेट की लड़ाई में पेनी ने ब्रिजेट को बुरी तरह से मार दिया होता है, लेकिन वो खुद भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। मार्कस और कैमिला के वहाँ पहुंचते ही डॉक्टर मार्कस पर अटैक कर देता है और वो उसे मारने की भी कोशिश करता है। कैमिला कहती है कि ये इन्फेक्टेड नहीं है तो इसे क्यों मार रहे हो। वो कहता है कि जो भी यहाँ पर है वो सभी इन्फेक्टेड हैं और यहाँ से कोई जिंदा नहीं जा सकता सिवाय उसके। खैर वो मार्कस पर फायर करने वाला होता है, तभी उसके पीछे पोर्टर आ जाता है। डॉक्टर पोर्टर को कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कैमिला बता देती है कि डॉक्टर ने झूठ कहा था कि तुम्हारे भाई जिंदा है। दरअसल तुम्हारी वाइफ और बच्चा दोनों ही मर चुके थे। ये सुनते ही पोर्टर डॉक्टर एडवर्ड को शूट कर देता है। मार्कस पेनी की बॉडी भी देखता है जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अगले दिन वो बोट यहाँ पर आती है जिन्होंने यहाँ पर इन सभी को छोड़ा था और ये उसमें बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। कैमिला और मार्कस बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी पोर्टर इनको वाटर बॉटल ला के देता है पीने के लिए। ये दोनों उस वाटर को पी लेते हैं। तभी इन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और जब ये बोट की छत पर जाते हैं तो इन्हें इस बोट के कैप्टन की बॉडी मिलती है जिसे पोर्टर ने शूट कर दिया है और पोर्टर भी यहाँ से निकल चुका है। जब ये नीचे आते हैं तो इन्हें दिखता है कि जिस बोतल से इन्होंने पानी पिया है उसमें खून होता है और ये खून होता है पोर्टर का, यानी कि पोर्टर ने जानबूझकर इन दोनों को भी इन्फेक्टेड कर दिया है। पूरी फिल्म में हमें लग रहा था कि पोर्टर एक विक्टिम है, लेकिन असली विलन तो यही निकलता है। दरअसल इस वायरस का फैलने का कारण हमें यही बताया गया है कि कैसे इसकी शुरुआत पोर्टर से हुई थी और फिर पोर्टर ने ही जानबूझकर इस वायरस को बाहर फैलाया है। अब मैं आपको बताता हूँ उस चूहे का रेफरेंस क्या है। तो दरअसल जब ये पोर्टर को टॉर्चर कर रहे थे तब पोर्टर को टॉर्चर होते हुए देख ब्रिजेट से गलती से चूहे का पिंजरा खुल जाता है और वो चूहा वहाँ से बाहर निकलकर भाग जाता है। और आपको वो सीन याद होगा जब पोर्टर कैमरों से छुपकर अपने खून के साथ कुछ कर रहा होता है, तो दरअसल वो चूहा वहीं पर आ जाता है जिसे पकड़कर पोर्टर उस चूहे को भी इन्फेक्ट कर देता है और फिर इस चूहे को छोड़ देता है लैब के बाहर। पोर्टर को तो लॉक किया गया था इसलिए वहां से वायरस बाहर नहीं आ पाया, लेकिन चूहा बाहर आ गया और उसी की वजह से लैब के बाहर भी वायरस फैल गया और लैब के बाहर वायरस फैलते ही जो भी वेस्ट लैब का होता है वो समुद्र में जाता है और जिसके साथ वो वायरस भी समुद्र में चला गया और यही पूरी शुरुआत है इस वायरस के फैलने की। तो यही थी पार्ट 3 की कहानी। उम्मीद है पसंद आई हो। वैसे इस मूवी की एक्सप्लेनेशन मैंने कई और चैनल्स पे देखी थी और एक चैनल जिसका मैं फ़ैन भी रहा हूँ उनकी भी मैंने एक्सप्लेनेशन सुनी थी एंड उन्होंने एक बात कही थी कि हालांकि ये फिल्म एक प्रीक्वल है लेकिन इसमें हमें नहीं बताया गया कि आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे। आई मीन पोर्टर से शुरुआत हुई ठीक है, लेकिन पोर्टर में आखिर ये वायरस क्यों और कैसे आया, कैसे डेवलप हुआ, आखिर इसके पीछे कारण क्या था, ये हमें दिखाया नहीं गया। तो ओवरऑल इस सीरीज का भी यहाँ पर एंड होता है। वैसे जो इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं इसका चौथा पार्ट भी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका चौथा पार्ट एक रीमेक है और रीमेक के नाम पर उन्हें सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, यानी कि जो हमें फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था उसे एग्जैक्ट कॉपी किया गया है, बस कास्ट को ही चेंज किया गया है, बाकी सीन बाय सीन वो फिल्म बिल्कुल सेम है। तो फिर उसे जानने का कोई मतलब है ही नहीं और एक्सप्लेन करने का क्या फायदा। तो आई होप आपको ये फिल्म पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।